स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड की सारी फॉर्म्स और इसी तरह से वेलोसिटी की भी सारी फॉर्म्स आज हम कंपेयर कर लेंगे। तो इसके सारे जो कंसेप्ट आज क्लियर करने हैं। स्पीड यहाँ पर क्या है इसको हम देखते हैं। स्पीड को हम सिंपली कैसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पर इसको हम v से लिखते हैं, डिस्टेंस को हम s से या d से भी लिख सकते हैं, s/t लिख सकते हैं या d/t लिख सकते हैं। ये s और d हमने क्या लिया है, डिस्टेंस ही लिया है। तो ये यहाँ पर हो गया मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट बन जाएगी। और एक और प्रैक्टिकल यूनिट भी है इसकी, किलोमीटर पर आवर भी है। ये यहाँ पर एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो जनरली चलती है, किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी। इसी तरह स्केलर क्वांटिटी के बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखें तो ये क्या बनेगा, m0 L1 t-1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, निकाला हुआ है हमने पहले भी। डिस्टेंस के लिए L, टाइम के लिए T, L और T ऊपर जाएगा तो सिंपली इसको LT-1 कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने सिंपल सी बात कर ली है कि स्पीड क्या चीज़ है। अब हम इसकी फॉर्म्स पर आते हैं कि स्पीड कितनी तरह की है, उनको देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लें टाइप्स ऑफ स्पीड्स, स्पीड कितनी तरह की है। जनरली हमारे पास जो स्पीड है वो हमने 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। फर्स्ट जो हमारे पास है दैट वन इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ उससे हम समझते हैं कि सपोज़ हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट O पॉइंट से चलकर A, B और C इस तरह से चल रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्हीकल हो सकता है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, O से A जाने में 5 मिनट लगा, A से B जाने में भी 5 मिनट टाइम लगा, B से C जाने में भी 5 मिनट टाइम लगा। और सपोज़ करो यहाँ पर 10 मीटर और 10 मीटर के डिस्टेंसेस कवर किए। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया यूनिफॉर्म स्पीड का। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम सेकंड जो यहीं पर करते हैं, देखिए सेकंड यहाँ पर है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर हम ऐसे करेंगे कि यही एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करते हैं, O, A, B और C ऐसे हमने कर लिया। सपोज़ O से A तक 3 मिनट लगा, A से B तक जाने में किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोज़ 10 मिनट लगे और B से C जाने में सपोज़ 2 मिनट लगे। डिस्टेंस O से A अब भी 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं O से A के लिए स्पीड निकालूँ, स्पीड अगर मुझे O से A के लिए निकालनी है तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस 10 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना आएगा, 3 मिनट। तो स्पीड क्या आई, 10/3 मीटर पर मिनट। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, 10/10 मीटर पर मिनट। और ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, 10/2 मीटर पर मिनट। तो तीनों की जो वैल्यूज़ है यहाँ पर क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। इसलिए स्पीड क्या बन जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि व्हेनेवर ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या बनेगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं एक सिचुएशन और बना देता हूँ कि यहाँ पर सपोज ऐसी सिचुएशन है, हम ऐसे ले लेते हैं, ये O, A, B और C। यहाँ पर हमने O और A के लिए टाइम सपोज 5 मिनट लिया,
ऑब्जेक्ट ने यहाँ भी 5 मिनट लिया ए से बी चलने में, बी से सी चलने में भी सपोज़ उसने 5 मिनट लिया। सपोज़ यहाँ ये डिस्टेंस है 20 मीटर ओ से ए के बीच में, ए से बी के बीच में सपोज़ सिर्फ कितना रहेगा 10 मीटर, और यहाँ बी और सी के बीच में सपोज़ कितना है 5 मीटर। अब यहाँ पर टाइम इंटरवल तो सेम है, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड है दे आर डिफरेंट। तो इस सिचुएशन में भी जो स्पीड कैलकुलेट करोगे, तो जैसे मैं अब यहाँ स्पीड लिखता हूँ किसके लिए, ओ ए इंटरवल के लिए, तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस 20 मीटर और टाइम कितना है 5 मिनट। इसी तरह से मैं अब इसके लिए कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ तो कितना आएगा 4 मीटर पर मिनट आ जाएगी स्पीड, और यहाँ पर कितनी आएगी बी और सी के बीच में सिर्फ 2 मीटर पर मिनट आएगी। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में भी स्पीड क्या बनी, नॉन यूनिफॉर्म। मीन्स यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि आइदर टाइम चेंजेस और डिस्टेंसेस जो है उनमें चेंज आए। तो यहाँ पर ऐसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में यहाँ पर या तो या तो टाइम चेंज होगा या फिर यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंसेस चेंज होंगे, यानी कि एक चीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी अगर हम यहाँ से कंपेयर करें। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जनरली जितने भी ऑब्जेक्ट चलते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलते हैं, क्योंकि कभी उसे फास्ट चलना पड़ता है, कभी उसे स्लो चलना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर आता है नंबर 3। नंबर 3 हम यहाँ पर लेते हैं, दिस इज़ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या होता है, किसी जो टाइम इंटरवल है उसके लिए क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर उस टाइम इंटरवल में हम लेते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। मीन यहाँ पर जनरली जो टाइम है, टाइम वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर। जब यहाँ पर क्या हो, बड़े लंबी दूरी की जैसे ट्रेन्स हैं उनकी भी क्या निकाली जाती है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, या फिर उसकी क्या निकालते हैं, टॉप स्पीड, यानी मैक्सिमम स्पीड कितनी जाएगी और उसकी एवरेज जो स्पीड है वो कितनी बनी एक स्टेशन से दूसरे या पूरी जर्नी के लिए। तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए जहाँ पर स्पीड में वेरिएशन आता है, यानी कि वेरिएबल स्पीड होती है, जो हमने पीछे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ली थी उसका एक नाम और वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उस केस में हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये जो v को हम यहाँ पर AV डाल देंगे, v एवरेज, तो ये एवरेज स्पीड बन जाएगी इस केस में। यहाँ पर बाकी सब कुछ सेम है, यूनिट भी सेम है, डायमेंशनल फार्मूला भी सेम है, नेचर ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो दिस इज़ एवरेज स्पीड। फिर उसके बाद एवरेज स्पीड 2 केसेस हैं यहाँ पर, 2 केसेस कि हम किस किस तरह से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट केस है, जब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो, सपोज O A B, ये डिस्टेंस O से A S है और ये A से B तक भी डिस्टेंस S है। सपोज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट V1 वेलोसिटी से चलता है, यहाँ पर A से B तक चलता है, वो V2 वेलोसिटी से चलता है। यानी कि हम क्या सिचुएशन कह सकते हैं, सिचुएशन कुछ ऐसे बन गई कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड इन केस व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज, स्पीड्स, डिफरेंट स्पीड से वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे, तब यहाँ पर किस तरह से एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं v एवरेज अगर लिखता हूँ तो मुझे तो फॉर्मूला यही पता है, टोटल डिस्टेंस s प्लस एस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हम मान लेते हैं O से A तक जाने में जो टाइम है वो T1 लगा, A से B तक जाने में सपोज करो वो टाइम T2 लगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2, यहाँ पर बन जाएगा 2s डिवाइडेड बाय T। टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम अगर यहाँ से देखें तो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, डिस्टेंस यहाँ पर s है और स्पीड क्या है v1, डिस्टेंस यहाँ पर कितना है s, स्पीड क्या है v2। तो ये फॉर्मूला आएगा, यहाँ से s कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बनेगा 2 विद LCM अगर हम लेंगे, चलो एक बार हम लिख लेते हैं, 2s डिवाइडेड बाय s 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, s से s कैंसिल, इट विल बी, यहाँ लिखते हैं हम, क्या बनेगा इसका LCM अगर हम लेंगे, LCM वाली टर्म ऊपर आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फैक्टर बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं मैथ्स में, इसको हम नाम देते हैं हार्मोनिक
मीन नाम इसको देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, हार्मोनिक मीन। यानी कि जब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से चले कि वो डिस्टेंसेस तो बराबर ट्रैवल करता है, यानी बराबर डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है, लेकिन स्पीड यहाँ पर इस डिस्टेंस के लिए कुछ थी और इस डिस्टेंस के लिए कुछ थी, तब उस केस में सिंपली हमें स्पीड्स लेनी है और v1 v2 की वैल्यू इसमें पुट करनी है। ऐसे यहाँ पर अगर ये 3 इंटरवल्स होते हैं, अभी तो हमने 2 इंटरवल या 2 हमने डिस्टेंसेस के ब्लॉक लिए हैं, अगर 3 होते तो यहाँ पर ये क्या बन जाती है उस केस में, v एवरेज इज इक्वल टू 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 v2 v3 और v3 एंड v1। तब ये सिचुएशन बन जाती है अगर हमारे पास 3 डिस्टेंसेस के सेम ब्लॉक होते। यहाँ पर 2 डिस्टेंसेस के सेम ब्लॉक है, तो v1 v2 एंड v1 प्लस v2। तो इस सिचुएशन पे अगर हम एक क्वेश्चन कर लें कि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, सपोज करो डिस्टेंस कितना है, ये 1 किलोमीटर है, ये भी यहाँ पर डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। सपोज स्पीड यहाँ पर हम ले लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद स्पीड यहाँ पर हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तब इस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाएगी? तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट तुम इस फॉर्मूले को यूज़ करो और निकाल लो। क्या आ जाएगा यहाँ पर? मैं अगर इस केस में वी एवरेज निकालूँ, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। वी एवरेज क्या बनेगा यहाँ पर इस केस में? वी एवरेज विल बी ट्वाइस ऑफ v1 एंड v2। v1 कितना है? 40 एंड 60, 40 एंड 60 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड क्या है अब यहाँ पर 40 प्लस 60, तो यहाँ पर क्या बनेगा 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 और डिवाइडेड बाय क्या है, इसको 100 ले लो या फिर इसको तुम ऐसे ही कैलकुलेट कर लो 48 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। तो एवरेज हमने क्या किया, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर लिया, तो 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हम जाते हैं सेकंड सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम करते हैं सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर पहले हमने क्या किया था, ब्लॉक्स जो थे डिस्टेंसेस के बराबर थे। अब हम क्या करते हैं, टाइम बराबर करते हैं, टाइम बराबर। यानी कि यहाँ पर ऐसी कुछ सिचुएशन है कि O से A तक v1 वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चला, A से B तक v2 वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चला, लेकिन उसने O से A तक जो टाइम लगाया t1 है, A से B तक जो टाइम लगाया वो क्या है, t2 है। इस सिचुएशन में अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ऑब्जेक्ट की, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड? तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, एवरेज स्पीड वही फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इसमें नहीं पता, हम लिख लेते हैं, मान लो ये डिस्टेंस s1 है और ये डिस्टेंस नहीं पता हमें कितना है, s2, s1 प्लस s2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम क्या बनेगा, t1 प्लस t2, s1 प्लस s2 करो और t1 प्लस t2 करो। तो हम क्या करेंगे, s1 को निकाल लेंगे, यानी कि डिस्टेंस है जो, डिस्टेंस यहाँ पर क्या बनेगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या बनेगा, v1 t1 प्लस v2 एंड t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, अब सपोज करो ये जो टाइम इंटरवल है सेम है, अगर डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। यानी कि इफ़ t1 इज इक्वल टू t2, टाइम इंटरवल अगर सेम है, यानी कि O से A तक v1 स्पीड से चला, टाइम इंटरवल सेम, A से B तक v2 स्पीड से चला, टाइम इंटरवल सेम, t1 इज इक्वल टू t2, तो क्या बनेगा यहाँ पर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, तब ये क्या आ जाएगा, v एवरेज। ये हमने क्या किया, इसको हम मैथ्स में अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। और अगर इसी तरह से यहाँ पर v1 v2 v3 और होता, तब ये यहाँ पर क्या हो जाता, टाइम बराबर होते अगर, तब ये v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता। तो ये हमें फॉर्मूले ध्यान रखने हैं जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए। इसी तरह से इस पे भी हम एक क्वेश्चन अगर बना लें, क्या क्वेश्चन बना लें कि भाई ऐसे कर लेते हैं कि सपोज़ यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। टाइम इंटरवल्स यहाँ पर क्या है, हमने बराबर ले लिए, यानी कि यहाँ जो टाइम है t, यहाँ भी टाइम क्या है t, बराबर ले लिया। तो यहाँ पर v एवरेज सिंपली क्या करना है, हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट क्या करना है, v1 40 किलोमीटर पर आवर, v2 60 किलोमीटर पर आवर,
डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ये क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो देखो उस केस में 48 आया, सेम डाटा है, उस केस में 48 आया, इस केस में क्या है 50। अंतर किस चीज़ का था, यहाँ पर टाइम इंटरवल बराबर लिए हुए हैं और वहाँ पर क्या थे, जो डिस्टेंसेस के ब्लॉक्स थे वो बराबर थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जहाँ पर टाइम इंटरवल बराबर है वहाँ पर स्पीड्स आया, और यहाँ पर जो पहले केस में जो डिस्टेंसेस बराबर थे तो वहाँ पर क्या लिया था हमने, वहाँ भी स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्ट बन गया था, क्या 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये एवरेज स्पीड होगी। उसके बाद फिर फोर्थ टाइप जो स्पीड की आती है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये यहाँ पर है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर चलती हुई ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है। ध्यान देना जो ये इंस्टेंट है यानी कि जो डेल्टा टी है, दिस टेंड्स टू बी ज़ीरो। इतना स्मॉल टाइम है कि ये जो टाइम है यहाँ, ये जो टाइम है उसमें देख सकते हो कि टाइम ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर टाइम क्या है, टेंड्स टू ज़ीरो। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि हम बाइक पर जा रहे हैं और बाइक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कम भी हो सकती है पर काफ़ी ज़्यादा है। पीछे बैठा हुआ कोई पर्सन है, वो पूछता है भाई बाइक की स्पीड बता कितनी है, तो जो बाइक चलाने वाला है वो क्या करेगा, 1 सेकंड नीचे देखेगा फिर वहाँ सामने देखेगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर ही क्या होगा, किसी से टक्कर लग जाएगी। तो ये जो टाइम है उसकी पलक झपकने का कि वो नीचे स्पीडोमीटर पर देखेगा, तो वो जो टाइम है सामने से स्पीडोमीटर तक देखने का, वो टाइम बड़ा कम है। तो ये टाइम क्या है, टेंड्स टू ज़ीरो, तो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो स्पीड को हम किस डिवाइस से मेज़र करते हैं, स्पीडोमीटर जो व्हीकल्स में लगा होता है। तो ये स्पीडोमीटर क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करता है। ऐसे ही यहाँ पर एक और डिवाइस है ओडोमीटर, वो क्या करता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, जब से वो स्टार्ट हुई है, जब से वो रोड पर आई है, तो वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको अब हम लिख भी लेते हैं, v को अगर, यानी कि अगर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है तब इसको हम क्या लिखते हैं, जो डिस्टेंस है डेल्टा x या डेल्टा s, और टाइम इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा t, और यहाँ पर इसको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डी ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी डेल्टा टी टाइम में स्मॉल जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये तो क्या बनेगा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसको वेरी की जगह हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस, और ये यहाँ पर क्या आएगा, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और ये टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो है, बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी कि डिस्टेंस का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम लें तो ये यहाँ पर क्या पता लग जाएगा, v इंस्टेंटेनियस पता लग जाएगा। तो न्यूमेरिकल में बच्चों ये काम आएगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालनी है, v इंस्टेंटेनियस डी एक्स अपॉन डी टी। इसी पूरी की पूरी टर्म को जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो डेल्टा टी को हम क्या लिख लेते हैं, डी टी, और डेल्टा एक्स को क्या लिख लेते हैं हम, डी एक्स, और मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम x का कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम आगे चलें, हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट यहाँ पर आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी थोड़ा सा ये ध्यान देना, वेलोसिटी और स्पीड में कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को। वेलोसिटी यहाँ पर इसको हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, इसको भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। v इज इक्वल टू वेक्टर लगा सकते हैं,
डिस्प्लेसमेंट एस और टी ऐसे लिख सकते हैं। इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है और इसका डायमेंशनल फार्मूला लें तो वो भी अगेन क्या है, एल टी माइनस वन। सिर्फ और सिर्फ तुम देख सकते हो यहाँ पर एक डिफरेंस जो आएगा वो किस चीज़ का आएगा, डायरेक्शन का आएगा। इसी को हमने समझना है, डायरेक्शन को। तो ये वेलोसिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, तो इसके अंदर अब दो बात ध्यान रखनी, इसके अंदर दो फैक्टर क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है और दूसरा यहाँ पर क्या चीज़ है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये जब दो चीज़ इसके अंदर आ जाती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तभी क्या बनती है, वेलोसिटी। जबकि हमने पीछे स्पीड में देखा था, वहाँ डायरेक्शन की कोई बात नहीं की थी। अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी बात करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वही एग्जांपल हमारे पास ओ, ए, बी और सपोज ये सी, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। इसको देखें, अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर क्या लेना है हमें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 मीटर 10 मीटर, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर मैं वेलोसिटी का निकालता हूँ यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर और टाइम कितना है 5 मिनट, कितना आ जाएगा 2 मीटर पर मिनट आ जाएगा। क्या इस इंटरवल ए बी के लिए भी यही आएगा, बिल्कुल आएगा, और बी सी के लिए भी क्या आएगा, 2 मीटर पर मिनट। तो हमने ये कहा कि इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल में मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। अब दूसरा, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनाने के लिए एक फैक्टर और चाहिए कि क्या डायरेक्शन पर्टिकुलर है, क्या डायरेक्शन एक ही बनी हुई है। तो अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो डायरेक्शन देख सकते हो एक ही बनी है, स्ट्रेट लाइन, वट एवर एक्स एक्सिस कह सकते हो, ईस्ट कह सकते हो, तो डायरेक्शन भी क्या बनी हुई है, सेम। तो अगर इस तरह की मोशन होती हो जहां पर मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम है, देन इट विल बी टर्म्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाम दे देंगे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर ध्यान देना, दो फैक्टर हैं इसके अंदर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ना तो मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, ना ही डायरेक्शन बदलनी चाहिए जब हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड यहाँ पर आता है फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। किसी भी वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म डिसाइड करने के लिए हमें दो फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक है यहाँ पर मैग्नीट्यूड और सेकंड है डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तीन एग्जांपल हैं ये, इन तीनों में हम इसको डिसाइड करेंगे। यहाँ भी हम लिख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड है और दूसरा यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन है। रूल यहाँ पर ये है कि नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी होने के लिए या तो इन दोनों में से एक फैक्टर चेंजिंग हो या फिर दोनों ही चेंजिंग हो। ये चेंज होता हो, ये कांस्टेंट हो, या फिर ये कांस्टेंट हो, ये चेंज होता हो, या फिर दोनों ही चेंज होते हो। तो इन तीनों सिचुएशन में वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। तीनों सिचुएशन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, देख सकते हो। फर्स्ट सिचुएशन में हमने ऐसे किया कि कोई ऑब्जेक्ट ओ से सी तक चलता है, ओ से ई सी तक जाने में जो ओ से ए का जो इंटरवल है, इसके अंदर देखें तो 10 मीटर पर 5 मिनट है, यानी कि हम इसमें अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो ये 2 मीटर पर मिनट आएगी। 15/5 करेंगे, 3 मीटर पर मिनट, 1 मीटर पर मिनट। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंजिंग, बट डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन क्या बनी हुई है, सेम, ईस्ट कह लो या पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह लो। तो ये यहाँ पर किसका एग्जांपल बना, इट मीन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि दोनों में से एक फैक्टर क्या हो रहा है, चेंजिंग है। इसी तरह से एग्जांपल 2, यहाँ पर एक चीज़ तो दिख ही रही है कि डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है।
डायरेक्शन तो क्या हो गई है यहाँ पर, चेंजिंग। मैग्नीट्यूड देखें तो 2 मीटर पर मिनट, 2 मीटर पर मिनट, 2 मीटर पर मिनट, यानी कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, सेम, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। मैग्नीट्यूड चेंजिंग, यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो ये भी यहाँ पर क्या हुआ, एक एग्जांपल हो गया वेरिएबल वेलोसिटी। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में देखें अगर हम, थर्ड एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड देखें तो ये 2 मीटर पर मिनट, 3 मीटर पर मिनट, और ये क्या बना, 1 मीटर पर मिनट बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, दिस इज चेंजिंग। डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन भी यहाँ पर क्या है, चेंजिंग है। तो इट मीन तीनों के तीनों ये एग्जांपल में अगर देखें तो एक ऑब्जेक्ट, एक फैक्टर चेंजिंग मैग्नीट्यूड, यहाँ पर चेंजिंग डायरेक्शन, और यहाँ पर देखें तो दोनों ही चेंजिंग है। तो इसका मतलब ये तीनों एग्जांपल किसके बने, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी की। तो इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी आइदर वन ऑफ दीज टू चेंजेस और बोथ विल चेंज, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं या नेक्स्ट केस लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद फिर एक आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, जैसे कि हमें पहले एवरेज स्पीड से पता है, यहाँ पर क्या बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर बात करें एवरेज वेलोसिटी बड़े टाइम इंटरवल के लिए, यानी कि जब टाइम क्या हो, लार्ज हो या ज़्यादा हो, उस केस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये v क्या आ गया यहाँ पर, एवरेज आ गया, एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर हम लें तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या नाम दे देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम लिखते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये इस वक्त क्या है, वेक्टर है, और यहाँ पर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा x भी यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर है। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, यही जो टर्म है इसको हम फिर ऐसे ही लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई। इट मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कब लेते हैं, जब इंस्टेंटेनियस स्पीड ली थी शॉर्ट टाइम इंटरवल में, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इंस्टेंट का मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल, और ये यहाँ पर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x, या x हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर एक जनरल यहाँ पर कंपैरिजन आता है इनका, कि कौन से फैक्टर कब सेम हो सकते हैं, कब डिफरेंट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं। मैं ऐसे लिखता हूँ, एक तरफ तो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता हो, स्ट्रेट लाइन पाथ, और एक तरफ हम लिख लेते हैं पाथ एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पर पाथ कैसा है, एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन, यानी कि कर्व्ड। जैसे हम एक सिचुएशन यहाँ बना कर रखते हैं कि ए पॉइंट और सपोज़ ये है बी पॉइंट, ए और बी के बीच का अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ ले लेता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ये हमें पता है दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट, और ए और बी के बीच के कुछ एक और पाथ दिखाते हैं, सपोज़ एक ये पाथ है, इसी तरह से एक ये पाथ है, ये डिस्टेंस d2 लिख लेते हैं और इसको हम डिस्टेंस d1 लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमने शो कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सेम हो सकते हैं, क्या सेम नहीं हो सकते। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। क्या ये भी बराबर होंगे, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, बिल्कुल बराबर होंगे।
स्ट्रेट लाइन में जो स्पीड है वही क्या होगी, वेलोसिटी होगी। इसी तरह से थर्ड मैं लिखूं अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और साथ में एक और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये चारों फैक्टर क्या आएंगे यहाँ पर, बराबर आएंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ये कैसे बराबर हो गए, अभी एक पॉइंट हम लिखेंगे। लेकिन फिलहाल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, सेम आएगी यहाँ पर। किसके लिए, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए, यानी कि ये रेड कलर्ड जो डिस्प्लेसमेंट दिखाया उसके लिए है। फिर ऐसे ही अगर हम और पॉइंट सोचें यहाँ पर, कि मैं अगर लिखूँ कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या यहाँ पर स्पीड के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर स्पीड के बराबर आएगा अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है। इसी तरह से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लूँ, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। यानी कि आप एक बात ध्यान रख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। ऐसे में ये भी लिख सकता हूँ कि एवरेज तो हमने कर लिया यहाँ पर, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर पाथ D1 और D2 हैं तब क्या बात करेंगे। अगर मैं इन केसेस में लिखूँ, फर्स्ट मैं लिखूँगा कि जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस D1 और D2 डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। सेकंड क्या मैं ये भी लिखूं फिर कि स्पीड भी ग्रेटर आएगी वेलोसिटी से, स्पीड भी किससे ग्रेटर आएगी, वेलोसिटी से। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन भी निकाले जा सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, बट डिस्टेंस may be greater than displacement when object do not travel in a straight line or follow path D1 or follows path D2, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड फिर हम सिचुएशन लें, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किस पाथ के लिए बात हो रही है यहाँ पर, D1 और D2 के लिए। क्या एवरेज स्पीड ग्रेटर आएगी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से कंपेयर करें तो एवरेज स्पीड यहाँ जो आएगी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, एवरेज वेलोसिटी यहाँ जो आएगी वो कम आएगी और एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो एवरेज स्पीड ग्रेटर देन क्या आएगी यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी। फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट कंपेयर करें हम कि यहाँ पर फोर्थ पॉइंट वेलोसिटी और स्पीड को देखें कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लें तब क्या ये यहाँ पर स्पीड के बराबर आएगा। सोचो अभी इस बात को कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या स्पीड के बराबर आएगा। स्पीड तो D1 और D2 के लिए स्पीड यहाँ पर ज़्यादा आएगी और वेलोसिटी क्या आएगी, ये डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पॉन्डिंग। तो वेलोसिटी और स्पीड यहाँ पर बराबर तो नहीं आ सकते, हमने ऊपर लिखा हुआ वेलोसिटी लेसर आएगी स्पीड ज़्यादा आएगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या स्पीड के बराबर आ सकता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर सिर्फ जब आ सकता है जब यहाँ पर क्या हो, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, नॉट इक्वल टू, कि वेलोसिटी का मैं मैग्नीट्यूड अगर निकालता हूँ वो स्पीड के बराबर तब ही आ सकता है जब बॉडी किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज नहीं आने वाला। अदरवाइज हम देख चुके हैं कि जो स्पीड है वो ग्रेटर आती है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड नहीं हो सकती। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट हम लें, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करें कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड, इसकी बात करें कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्या ये पॉसिबल है? एवरेज स्पीड ज़्यादा है एवरेज वेलोसिटी के और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर मैं लूँ तो ये बराबर नहीं आ सकता। और हम ओवरऑल लेते हैं, ओवरऑल क्या, पॉइंट नंबर 6 लेता हूँ मैं। ये 5 पॉइंट तो दैट नेक्स्ट केस इज़, हम ये पता लगाएंगे कि कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम ऐसे लेते हैं कि सपोज वेलोसिटी 0 है और हम दो बात करते हैं, एक
स्पीड ज़ीरो, एक स्पीड ज़ीरो नहीं है। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ज़ीरो है और स्पीड भी ज़ीरो है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है जब ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट स्टेट में, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा ना डिस्टेंस कवर करेगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों ही फैक्टर क्या होंगे, ज़ीरो। ठीक है, अब इसको जज करो कि वेलोसिटी ज़ीरो है बट स्पीड है, ऐसा हो सकता है? वेलोसिटी तो ज़ीरो है बट स्पीड है, हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा हो जैसे, यानी कि पॉसिबल है ये सिचुएशन, मैं यहाँ लिखूँ ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये भी हमने क्या लिखा, सिचुएशन क्या थी, पॉसिबल थी। तो इसमें पॉसिबल कहाँ पर होगा, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है और उसके बाद दोबारा इसी पॉइंट पर पहुँच जाता है, ए से चला ए पर पहुँच गया, वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई लेकिन स्पीड तो ज़ीरो नहीं हुई ना, यानी कि कोई भी पाथ हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी तो है। नेक्स्ट सिचुएशन, अगर स्पीड ज़ीरो हो जाए, फिर दो सिचुएशन, स्पीड अगर ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो और वेलोसिटी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इनको सोचो, पार्टिकल की स्पीड ज़ीरो है, इसका मतलब पार्टिकल रुका हुआ है या बॉडी रुकी हुई है, वेलोसिटी वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी जब वो रुका हुआ है, यानी कि ये भी सिचुएशन क्या है, रेस्ट की सिचुएशन है कि स्पीड अगर ज़ीरो है ऑब्जेक्ट की तो वेलोसिटी भी ज़ीरो ही होगी। तो ये है पॉसिबल है, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है, ये भी सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल है। ऐसे फिर हम देखें, स्पीड ज़ीरो है बट वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ये सिचुएशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, स्पीड ज़ीरो का मतलब ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो गया, स्पीड ज़ीरो का मतलब ही रेस्ट हो गया, तो यहाँ पर रेस्ट हो गया और यहाँ पर भी क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, ऑब्जेक्ट किस में एक्चुअल में, रेस्ट में है। उसके बाद 8th पॉइंट हम ले लेते हैं, 8th पॉइंट हम लेते हैं कि जो एवरेज स्पीड है मे हैव डिफरेंट वैल्यू बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में स्पीड की कई वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे ए पॉइंट बी पॉइंट, इसके लिए स्पीड कुछ आएगी, इसके लिए स्पीड कुछ आएगी, इसके लिए स्पीड कुछ आएगी, अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड कैन हैव डिफरेंट वैल्यू बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, बट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हैव यूनिक वैल्यू, सिर्फ यूनिक वैल्यू आएगी, और वो किसके लिए आएगी, स्टेट के लिए यूनिक वैल्यू आएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, एक लास्ट पॉइंट और रह गया कि जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है वो दोनों बराबर आएंगी, जो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दोनों ही बराबर फैक्टर हैं, एक जैसे फैक्टर हैं, क्योंकि दोनों में हमें ये बात पता है कि डेल्टा टी क्या होता है इस सिचुएशन में, ज़ीरो, टेंड्स टू ज़ीरो। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है और मैं डेल्टा टी टाइम को कंसीडर करूँ, तो सर्कल का ये जो छोटा सा पार्ट है ये भी क्या आएगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस छोटे से टाइम में जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या बना यहाँ पर, वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल में ये स्ट्रेट आएगा, तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर ही आना है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है इस तरह से, तब भी यहाँ पर इस छोटे से टाइम इंटरवल में ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा आएगा, और बहुत छोटा आने की वजह से ये भी ऑलमोस्ट क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो इसलिए यहाँ भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर ही आएगा। तो यहाँ हम ये मानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, सेम ही रहते हैं।